हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। हम देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी। आज ये क्लास नंबर आपकी 11 है, ठीक है? तो कौन-सी क्लास ये चल रही है आपकी? ये क्लास नंबर 11 है। इसके पहले जो 10 क्लासेस हैं जाके आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है? कंप्लीट हो चुकी है और क्लास 11 है। अभी तक हम लोगों ने देखा नीति आयोग क्या है, ठीक है? योजना आयोग क्या है और वित्त आयोग क्या है, ठीक है? तो सारी चीज़ों को हम लोगों ने किनारे से आपात उपबंध क्या है, ये सब सारी हम लोग लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। अब नंबर है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं तो 6 अगस्त 1952 को नियोगी समिति की संस्तुति पर सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा गैर सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय विकास जो है परिषद का गठन किया गया। देखिए, एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि ये जो राष्ट्रीय विकास विकास परिषद है, ये कैसा निकाय है? तो ये आपका गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन जाएगा। इसका डेट आपका 6 अगस्त 1952 याद रखेंगे। किस समिति की सिफारिश पे? तो नियोगी समिति की सिफारिश पे, ठीक है? तो ये नाम याद रखेंगे। इसका प्रमुख कार्य क्या-क्या है? तो प्रमुख कार्य इसका है राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना और सामाजिक आर्थिक जो नीतियाँ हैं, उनकी समीक्षा करना। अल्प विकसित और पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु सुझाव भी देती है ये और समय-समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा वगैरह भी ये आयोग करती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को नियोगी समिति की संस्तुति पर इसका जो है गठन किया गया था। ये गैर सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। क्लियर है? ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे हम देखेंगे चुनाव आयोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर हाल ही फिलहाल में कुछ राज्यों में जो है चुनाव हुए हैं और आने वाले समय में आपका उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाला है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, 324, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसके तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध जो है किया गया है, ठीक है? निर्वाचन आयोग का उपबंध जो है आर्टिकल 324 में किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी जो है संवैधानिक निकाय है, ठीक है? देखिए, ये एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है? संविधान के द्वारा जो निकाय होते हैं, उसे हम लोग संवैधानिक निकाय बोलते हैं और जो किसी अधिनियम वगैरह के द्वारा जो भी निकाय वगैरह बनते हैं, तो वो गैर सांविधिक निकाय हो जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ये डेट याद रखिएगा, अभी हाल ही के एग्जाम में ये पूछा गया था। वह संसद राज्य जो है विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए सभी निर्वाचनों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण जो है करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वह जो है संसद राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए सभी निर्वाचनों का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण करता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से मिल गया कि इसकी स्थापना जो थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी और वह संसद राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, इनके निर्वाचन वगैरह का अधीक्षण और निर्देशन आदि करता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको ये मिल गया। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे सभी लोग कि 1989 की डेट याद रख लीजिएगा, 1989 की डेट, ठीक है? सारे बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा। 1989 तक निर्वाचन आयोग जो था वो एक सदस्यीय निकाय था और वर्तमान में ये 3 सदस्यीय हो गया है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त सहित कुल 3 सदस्य हो गए हैं। तो एक आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया और 2 जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त हो गए। कुल सदस्य संख्या अब 3 हो गई है। तो 1989 से ये प्रावधान आया, पहले 1 था, अब ये 3 हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल के ऊपर प्रश्न बनता है, तो कार्यकाल का भी इनका जान लीजिए आप सभी लोग। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर 65 वर्ष की आयु, ठीक है? 65 ईयर का एज या 6 वर्ष तक जो पहले हो, ठीक है? वो बना रहेगा। कहने का मतलब ये है, तात्पर्य आप समझिएगा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है होती है, तो उस समय उसकी एज कितनी रहेगी? मान लीजिए 62 साल का वो है, ठीक है? तो 65 साल का आते-आते 65 ईयर का आते-आते ये रिटायर हो जाएगा, ठीक है? तो मतलब 3 साल का कार्यकाल यहाँ पे ये करने को पाया। ऐसे ही मान लीजिए किसी भी निर्वाचन आयुक्त की जो है नियुक्ति होती है 50 साल की एज में, ठीक है? तो ये जो है मैक्सिमम कितने दिन तक रह सकता है? तो 6 वर्ष तक। या तो 6 वर्ष पहले हो जाए या फिर वो 65 वर्ष का पहले हो जाए। तो 65 वर्ष का होने के लिए उसे 15 साल लगेगा और 6 वर्ष जो है बाद ये 56 साल का हो जाएगा, तो 56 साल में ये रिटायर हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों में से जो क्राइटेरिया पहले फुलफिल हो जाती है, 6 वर्ष और 65 वर्ष वाली, वो जो है मान्य होगी यहाँ पे।
और इसके अलावा जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनके बारे में जान लीजिए कि उनका जो है कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है और 6 वर्ष तक। बस अंतर ये है कि वो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, वो 65 साल की अवस्था में रिटायर होता है और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वो 62 वर्ष की जब आयु पूर्ण कर लेते हैं या फिर 6 वर्ष का जो है कार्यकाल पूर्ण कर लेते हैं, तो रिटायर हो जाते हैं। तो उनका मैक्सिमम कार्यकाल 6 वर्ष का ही होता है और मैक्सिमम आयु जो है 62 ईयर होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर ही पदमुक्त हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त अगर चाहे या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त अगर चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देके जो है अपने पद को छोड़ सकता है, मतलब पदमुक्त हो सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति उसी प्रकार उसके पद से हटा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यहाँ भी जो है महाभियोग वाली वही प्रक्रिया लागू होती है जो मुख्य न्यायाधीशों के साथ लागू होती है और वही लगभग लगभग जो है राष्ट्रपति के साथ भी लागू होती है। तो यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो शक्ति है वो आपके न्यायाधीशों के बराबर उनको हटाने के संबंधी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है पद से हटाया जा सकता है। तो इनके लिए कोई समस्या नहीं है। इनको अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह देता है राष्ट्रपति को, अगर सिफारिश करता है कि आप इनको हटा दीजिए पद से, तो पद से इनको हटा दिया जाता है। तो इन दोनों के साथ कोई क्राइटेरिया लागू नहीं है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 65 साल का एज तक जो है वो अपने कार्यालय को संभाल सकता है, चाहे 6 साल का कार्यकाल हो पहले, दोनों में से एक, और उसे जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से इनको हटाते हैं। वेतन और भत्तों की बात करते हैं तो इनको वही वेतन और उपलब्धियां प्राप्त होती हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त होती है। तो जो मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त होता है, जो चुनाव वगैरह कराता है, उसके जो वेतन होते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर उसके वेतन और भत्ते होते हैं। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों और पदाविधि का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति जो है संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन करता है। तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन संसद जो विधि बनाया है उसी के अधीन जो है करेगा। ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। देखिए, आयोग की शक्तियां और कार्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनकी आयोग की शक्तियां क्या है और क्या-क्या जो है ये कार्य करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखते चलिए आप सभी लोग। निर्वाचन क्षेत्रों का जो परिसीमन करना होता है, निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है, ठीक है? कि कितने एरिया के लिए कितनी सीटें जो है होंगी, ठीक है? कितनी जनसंख्या पे सीटों का आवंटन होगा, क्या परिसीमन होगा, कौन-कौन से जो है एरियाज़ किस निर्वाचन क्षेत्र में आएँगे, ये सब काम जो है आपका चुनाव आयोग का होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही परिसीमन आयोग का अध्यक्ष भी होता है, तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, वो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और बहुत वैल्यूएबल पोस्ट होता है। चुनाव आयोग प्रत्येक लोकसभा, विधानसभा के आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूची तैयार करता है। तो कोई भी जो आम चुनाव हो, जो लोकसभा का होता है या विधानसभा का जो आम चुनाव है, जैसे मान लीजिए अभी आपका यूपी में 2027 में चुनाव होने जा रहा है, तो उसके पहले मतदाता सूची तैयार कराई जाएगी। और वो सूची कौन तैयार कराता है? तो चुनाव आयोग ही उस सूची को तैयार कराता है। अनुच्छेद 326 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। कहने का मतलब ये है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका निर्वाचक नामावली में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप 18 साल की उम्र पूर्ण कर लिए हैं तो आप जो है वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आपका नाम जो है मतदाता सूची में पंजीकृत हो जाएगा, उसके लिए आप हकदार हो जाएंगे। निर्वाचन आयोग और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आता है, ये इंपॉर्टेंट है और इसकी धारा जो है 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो इसी के द्वारा जो चुनाव लड़ते हैं, जो दल हैं, जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो गई, यूपी में अगर आप हैं तो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और आम आदमी पार्टी है, तो विभिन्न प्रकार की पार्टियां हैं। तो ये आपका निर्वाचन आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 19 के तहत जो है राजनीतिक दल या राज्य स्तरीय राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। तो क्या क्या नियम है, किस तरीके से प्राप्त करता है, इसको भी जान लीजिए। निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ अर्ध न्यायिक कार्य किए जाते हैं, जैसे अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्वाचन आयोग से परामर्श करता है। देखिए, आर्टिकल 103 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बार बार बनता है, इंपॉर्टेंट आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति संसद के जो सदस्य होते हैं, जो सांसद लोग होते हैं राज्यसभा लोकसभा के, उनकी अयोग्यता के संबंध में,
ठीक है, वो मान लीजिए अयोग्य ठहराए गए किसी वजह से, मान लीजिए 2 साल से अधिक जो है उनको कारावास वगैरह हो गया, दंड वगैरह हो गया, तो उस कंडीशन में ये अयोग्य हो जाते हैं। तो ये सब संबंधित जो है, जो क्या कहते हैं, जो बातें हैं, निर्वाचन आयोग से परामर्श करके जो है राष्ट्रपति तय करता है। अनुच्छेद 192 क्या कहता है, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है, ये जान लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है। आर्टिकल 192, ठीक है। तो 192 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राज्यों के राज्यपाल को परामर्श देता है, ठीक है। तो जो चुनाव आयोग है, तो 103 के द्वारा राष्ट्रपति को जो है परामर्श देता है, किसके मामले में, संसद के मामले में। और वही बात हम करें अगर विधानसभाओं या विधानमंडल जैसे विधान परिषद और विधानसभा की बात करते हैं, वहां के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में राज्यों के राज्यपाल को परामर्श देता है। तो दोनों जगह अलग अलग चीजें हैं और आर्टिकल अलग है, 103 और 192, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं किनारे, ठीक है। ये सब पॉइंट वाइज छोटे छोटे फॉर्म में आप लोग इसको फ्लो चार्ट में नोट डाउन कर लीजिएगा। निर्वाचन आयोग चुनाव में धांधली होने की स्थिति में चुनाव को रद्द कर सकता है। अगर देखिए चुनाव में धांधली हुई हो, अगर ऐसा उसको लगता है कि चुनाव में पूरी तरीके से धांधली हुई है, तो चुनाव को रद्द कर सकता है। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये छोटे वनडे एग्जाम में जरूर आ जाते हैं देखने को, ठीक है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी की डेट आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं हम लोग राजनीतिक दल के बारे में। अभी हम बात किए थे कि राजनीतिक दल के लिए आर्टिकल जो दिया हुआ है और उसके बारे में उससे क्या क्या प्रावधान। देखिए, निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19 के तहत जो है राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। वो क्या प्रक्रिया है उसको समझिए, कैसे उनको मान्यता मिलती है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा, ठीक है, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसके अलावा आपका जो आपके राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपको जो आम चुनाव हुआ होगा पिछला, वहां 4 से अधिक राज्यों में कुल डाले गए जो वैध मत है उसका 6% जो है मत प्राप्त करना होगा। और उसके साथ किसी राज्य या राज्यों के लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझिएगा, इसमें प्रावधान किया गया है लोकसभा या राज्य की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों की कुल डाले गए, जैसे 4 राज्यों में जो मत पड़े हों, टोटल 4 राज्य, जैसे मान लीजिए बिहार, यूपी, ठीक है, और आपका तेलंगाना, कोई भी राज्य ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, 4 राज्य मान लीजिए हैं, वहां पे जो टोटल वैध मत पड़े हैं, जैसे मान लीजिए टोटल मत तो मान लीजिए 1000 है, रजिस्टर्ड है, लेकिन वैध मत मान लीजिए 60% ही पड़ा, 600 मत पड़ा, तो उस 600 का 6% वो प्राप्त किया हो, ठीक है। तो ये समझिएगा। और किसी राज्य या राज्यों की लोकसभा, मान लीजिए कहीं राज्य है या राज्यों की लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय प्राप्त किया हो, ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, ध्यान रखेंगे। तो उसके बाद जो है उसे मान्यता मिल सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर वो नहीं फुलफिल कर रहा है तो इसको कीजिए, लोकसभा में उसे कम से कम, जो लोकसभा चुनाव हुआ हो पूरे भारत में, उसमें कम से कम 2% सीट, अर्थात कुल लोकसभा की 543 सीटों में से 11 सीटें जीतना आवश्यक है, किंतु ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से जीती गई हो। तो समझिएगा, जैसे क्या है कि कहीं लोकसभा का चुनाव मतलब पूरा हो रहा है, उसमें से आपको 2% सीटें जीतनी है, लगभग जैसे 543 सीटें हैं वर्तमान में, उसमें से 2% सीट आपकी 11 सीटें हो गई। 11 सीटों को जीतना है, तो 11 सीट ऐसे नहीं जीतेंगे कि मान लीजिए यूपी की 11 सीटों जीत लीजिए, ठीक है। यूपी में 80 सीट में से 11 सीट आप जीत जाइए और जाइए आप कहिए कि मेरा जो है रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो 11 सीटें हैं वो 3 अलग अलग राज्यों को मिला के आनी चाहिए, ठीक है। 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य, 6 राज्य, 10 राज्य मिला के वो सीटें हों, लेकिन मिनिमम 3 राज्य होने ही चाहिए, ठीक है। कम से कम 3 राज्य होने चाहिए, मैक्सिमम कोई वो नहीं है। आप जितने राज्यों से जीत जाइए, कोई वो नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। या तो फिर ध्यान रखिए, ये भी अगर आपके पास नहीं है तो आप एक काम और कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका अपनाइए, कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा आप प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यूपी में, ठीक है, बिहार में, दिल्ली में और झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, सब मिला जुला के 4 राज्यों में आप राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, तब भी जो है मामला फिट है, आप जो है राष्ट्रीय दल के रूप में जो है एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए, प्रमुख राजनीतिक दल और स्थापना वर्ष देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। समाजवादी पार्टी उसके बाद आई थी, 1992 की पार्टी है। तेलुगु देशम पार्टी 1982 में आई थी, ठीक है। सीपीआई
जो कि आपका 1925 में, सीपीएम आपका 1964 में, एआईएडीएमके आपका 1972 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में। सबसे पुरानी पार्टी है। और भाई कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी बाद में तो खैर ये राजनीतिक दल के रूप में काम करने लगा अपना अलग से। गांधी जी ने कहा था कि इसका विघटन कर देना चाहिए, इसे समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन उन लोग बात नहीं माने। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बाद में बनी है, 1980 की पार्टी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है 1998 की पार्टी है। लेकिन देखिए 1980 में पार्टी बन के और आज जो है पूरे देश में राज कर रही है। ध्यान दीजिएगा। विपक्ष के नेता की मान्यता की बात हम लोग करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता है तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है। न्यूनतम 10% होना चाहिए। अगर 10% आप जो है सीट जीतते हैं, मतलब कि अगर आप 55 सीट पाएंगे तभी आप विपक्ष के नेता के रूप में चुने जाएंगे। अगर वो 55 सीट भी आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं 543 में से, तो फिर क्या ही मतलब है। विपक्ष का नेता छोड़िए, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, ये चैप्टर आपका निर्वाचन आयोग यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कैसे होता है, क्या क्या प्रक्रिया है, ठीक है, कौन से बहुमत का तरीका है, सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो संविधान के भाग 20, ठीक है, संविधान का जो भाग 20 है, अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। देखिए, संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे का प्रावधान केशवानंद भारती केस में आया था, ठीक है, 1973 में। तब से ये कहा गया कि मूल ढांचे को छोड़ के आप संशोधन कर सकते हैं। संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार की प्रक्रिया बताई गई है। एक प्रक्रिया आपकी है साधारण बहुमत, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी आगे देखेंगे क्या होता है साधारण बहुमत, क्या होता है विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। तो 3 प्रकार की प्रक्रिया है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। ठीक है, ये क्या है, कैसे होता है। साधारण बहुमत से तात्पर्य होता है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों की बहुमत से। जैसे मान लीजिए सदन में उपस्थित और मत देने वाले, जैसे आपके सदन में 100 लोग उपस्थित हैं, ठीक है, 100 मेंबर उपस्थित हैं। अब इस 100 में आधे कितने हो जाएंगे, 50, ठीक है, 50 + 1 कर लेते हैं हम लोग। अगर 51 मेंबर, ठीक है, जो मत दे रहे हैं, 100 मान लीजिए मेंबर उपस्थित हैं, 100 मत दे रहे हैं, तो उनका जो है आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से, ठीक है, तो ये 51 सदस्य अगर पक्ष में वोट डाल देते हैं, तो जिस भी पक्ष में वोट डाल देते हैं तो साधारण बहुमत से वो पास माना जाएगा। इसके द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के अर्थों में संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। ठीक है, संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, साधारण बहुमत से आप किसी बिल को पास करा सकते हैं लेकिन संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। बात ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। देखिए, प्रमुख उपबंध और निम्न ये है कि संघ में नए राज्यों का अगर प्रवेश होता है तो अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत ये आप साधारण बहुमत से करा लीजिए। नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों या क्षेत्र के नाम या सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में प्रावधान किया गया है, ये भी आप साधारण बहुमत से करा लीजिए। ठीक है, राज्यों में विधान परिषद का सृजन या समापन अनुच्छेद 169 में दे रखा है, इसको भी आप साधारण बहुमत से करा लीजिए। कहने का मतलब कि उपस्थित और मत देने वाले जो है आधे से अधिक लोगों के द्वारा जो है ये समर्थित हो तो ये जो है पास माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो ये हो गया आपका साधारण बहुमत, इसके बारे में आपको हम बता दिए। और इसके बाद आपका विशेष बहुमत आता है। विशेष बहुमत में क्या होता है, विशेष बहुमत से तात्पर्य ये होता है कि सदन की जो कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो देखिए, सदन की कुल जो है संख्या आपको बता दें, जैसे मान लीजिए सदन की कुल संख्या कितनी है, तो 543 सदन की संख्या है, तो इसका जो है बटा 2 कर दीजिए, ठीक है, और +1 कर दीजिए। तो ये आपका होना चाहिए, एक क्राइटेरिया आपका ये फुलफिल होना चाहिए। तो मान लीजिए इसको काटते हैं तो ये आपका लगभग लगभग 272 मान लीजिए, ठीक है, लगभग लगभग 272, 543 है और 543 272 73 सीटें, ठीक है, 272, एक सेकेंड बता देते हैं आप लोगों को, ये हम 272 मान लेते हैं, ठीक। तो 272 लोग अगर, ठीक है, उसके समर्थन में हो, एक क्राइटेरिया आपका ये फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, ये विशेष बहुमत पे ध्यान रखेंगे। 272 मान लीजिए, ये लोकसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा में भी सेम प्रक्रिया है, वहां पे जो है जितने मेंबर रहेंगे 272 लोग, एक हो गया सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो गया, ठीक है, एक क्राइटेरिया ये हो गया। सेकेंड जो है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत।
तो मान लीजिए कि 543 सदस्य संख्या टोटल है और पूरे तो उपस्थित रहेंगे नहीं, और इसमें से लगभग लगभग मान लीजिए 300 लोग उपस्थित हैं, 300 लोग उपस्थित हैं। तो एक तो 300 में से 272 लोग तो जो है बहुमत, पहला तो 272 लोग वोट डाले ही डाले उसके पक्ष में, जो संशोधन हो रहा है, और उसके बाद मान लीजिए 300 लोग उपस्थित ही हैं, तो 300 लोग में से 272 लोग, एक तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, और 300 गुड़े, ठीक है, 2/3 कर देते हैं, इधर आगे कर देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। तो 300 गुड़े 272 हम कर दें, एक सेकंड, 300 गुड़े 2/3 कर दें, ये कट गया, ये 100 टाइम्स में गया, ठीक है, 100 टाइम्स में गया, इंटू 2, ये हो गया 200। तो एक क्राइटेरिया है कि 272 वोट पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया है कि 200 वोट जो है पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो खैर इसमें तो हम कम लोगों को लिए हैं, 300 लोगों को लिए हैं, लेकिन यहीं पे मान लीजिए अगर ज्यादा लोगों को अगर यहाँ पे कर दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए 510 लोग उपस्थित हैं, ऐसे एग्जाम्पल बताते हैं, 510 लोग, 543 में से 510 लोग उपस्थित हैं, एक सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, 510 लोग उपस्थित हैं, ठीक है, इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसमें तो मान लीजिए कम ही हो जा रहे हैं, तो आप लोग को समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो एक क्राइटेरिया आपका क्या हो गया, इसको समझिए कि एक तो हम बता दिए कि 272-73 लोग होने चाहिए, ठीक है, 273 कर दे रहे हैं। दूसरा ये है कि 510 लोग, 543 में से 510 लोग वहां पे उपस्थित हैं, इसका 2/3 आपका होना चाहिए, 2/3। इसको काटते हैं तो 3 3 एक कम 3 3 सत्ते 21, 170 बार में, तो 17 दूनी 34, ठीक है, 340 हो गया। तो एक तो ये है कि 273 वोट पड़ने चाहिए, तो 273 वोट पड़ गए, और दूसरा ये है कि 340 वोट पड़ने चाहिए। तो कहने का मतलब सब मिला जुला के ये है कि 340 प्लस जो अगर वोट पड़ जाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल आपका हो जाता है, ठीक है। एक ये हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, डिटेल में समझा दिए, तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अब क्या है, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन। इस प्रक्रिया के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत के साथ, जो विशेष बहुमत अभी ऊपर हम लोगों ने जिक्र किया है, ठीक है, तो वो विशेष बहुमत के साथ जो है होना ही होना चाहिए। और उसके अलावा क्या होना चाहिए, उसके अलावा जो है कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे मान लीजिए अगर 28 राज्य हैं, ठीक, तो 28 राज्य में से आपका आधे राज्य मतलब 14 राज्य का अनुसमर्थन आपको हासिल होना ही होना चाहिए, तब जाके ये विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संशोधन माना जाएगा। इसके द्वारा संविधान में उन उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है जो संघात्मक ढांचे से संबंधित है। जो संघात्मक ढांचा, जो मेन ढांचा है, उस ढांचे से अगर संबंधित कोई भी संशोधन करना है, तो मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन उसका जो संघात्मक ढांचा है उसमें संशोधन हम कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, क्या होता है, उसको समझ लीजिए, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा देखिए, संविधान संशोधन जो होता है वो आपका, उस पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों सदनों के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा वो पास होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक नहीं होती है, आप डायरेक्ट ला सकते हैं। और प्रत्येक सदन द्वारा संशोधन साधारण या विशेष बहुमत द्वारा पारित करके राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति की सहमति हेतु भेजा जाएगा, राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देगा, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 368(2) में वर्णित उपबंधों में, ठीक है, 368(2) में जितने भी उपबंध वर्णित हैं, उनमें संशोधन के लिए विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के पूर्व कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुसमर्थन आवश्यक होता है। तो देखिए, अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 368 सब क्लॉज 2 में जो विषय वर्णित हैं, मतलब जो आपका जो संविधान का, एक सेकंड हो जाइए, संविधान का जो संघात्मक ढांचा है, ठीक है, उसका वर्णन अनुच्छेद 368(2) में दे रखा है। उन विषयों पर संशोधन करने के लिए तो पहले दोनों सदनों से वो पास हो जाएगा, उसके बाद जो है आधे विधानमंडल जो है आधे राज्यों में भेजा जाएगा, और सब जहां से उसे पारित कराया जाएगा, उसे पास कराया जाएगा, ठीक है, साधारण बहुमत द्वारा वहां से पास हो जाएगा,
और जब साधारण बहुमत से पास हो जाने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए फिर बाध्य होता है, उसको करना ही करना है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। देखिए ये बात आपको हम पहले ही बता दिए हैं, ये पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, इससे ही डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है, समझे। पूरे चैप्टर में से यहीं से आप अगर ध्यान दे दीजिए तो आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो आपका संविधान संशोधन खत्म हो गया। अब हम देखेंगे संविधान का भाग 17, ठीक है, संविधान का भाग 17 जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में दिया गया है। जो भाषा देश के लिए राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। संघ की राजभाषा जो दी हुई है अनुच्छेद 343 और 344 में दी गई है, और प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347 तक दी गई हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा अनुच्छेद 348 और 49 में दे रखी है। विशेष निर्देश जो है अनुच्छेद 350 से 351 तक दे रखा है। तो 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में है। 343 344 आपका संघ की राजभाषा है। 344 345 46 और 47, ठीक है, 345 और 47 आपका प्रादेशिक भाषाएं हैं। उसके बाद 48 और 49 जो आपका है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा के बारे में बात की गई है, और विशेष निर्देश जो है 350 और 51 में दिए गए हैं। संघ की राजभाषा के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान जो है किए गए हैं, ये अभी आपको हम बताए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, किंतु उसे लागू नहीं किया गया था। राजभाषा का दर्जा तो दे दिया गया लेकिन लागू नहीं किया गया। 343(2) के प्रावधान किया गया कि इस संविधान अनुच्छेद 343(2) की बात करते हैं, ठीक है, इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक, मतलब 1965 तक, जो संविधान प्रारंभ हुआ 1950 में, तो उसके 15 साल तक उन सभी शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। मतलब जो भी शासकीय प्रयोजन होंगे सब में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 साल के लिए किया जाएगा। संसद ने राजभाषा अधिनियम कब पारित किया था? 1963 में पारित किया था, और यह प्रावधान किया कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, परंतु उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ की सभी प्रकार की सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी। कहने का मतलब ये था कि जब देश आजाद हुआ तो अनुच्छेद 343(2) में प्रावधान किया गया था कि 15 साल तक जो है आपका अंग्रेजी का प्रयोग होगा, किसी भी जो है सरकारी कार्य में इंग्लिश का प्रयोग होगा। लेकिन फिर जो है 15 साल की अवधि 65 में पूरी होनी थी, इसलिए संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 ले आया, और 26 जनवरी 1965 को 15 साल पूरा हुआ, उस दिन से हिंदी को संघ की राजभाषा कर दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि इंग्लिश भी प्रयोग होती रहेगी, बराबर यूज होती रहेगी, ठीक है, ये प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद देखिए राजभाषा आयोग के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को, ठीक है, एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, ठीक है, राजभाषा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 344 में। इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष तथा 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक है, ये ध्यान देंगे सभी लोग सारे प्यारे साथी। कहने का मतलब ये है कि इस अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया कि वो राजभाषा आयोग की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति, और इस आयोग का गठन एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मतलब एक अध्यक्ष होगा और 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी रखी हैं, ठीक है, तो वो 22 भाषाओं की प्रतिनिधि करने के लिए एक एक सदस्य होंगे। तो वर्तमान में एक अध्यक्ष है और 22 अन्य सदस्य हैं, 22 भाषाएं हैं तो 22 अन्य सदस्य हैं, ठीक है, इस आयोग में, राजभाषा आयोग में। राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 344(4) के तहत एक 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन का प्रावधान है, ठीक है, इसका प्रावधान किया गया है, रखेंगे सभी लोग। इसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्यों को शामिल किया गया है। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राजभाषा पर प्रथम जो है संयुक्त संसदीय समिति का गठन जो हुआ था वो नवंबर 1957 में श्री गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया था। तो राजभाषा पर प्रथम संयुक्त संसदीय समिति का गठन नवंबर 1957 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में की गई थी। ये पॉइंट आप सभी लोग प्यारे साथी याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग सब देखेंगे, 8वीं अनुसूची के विषय भी देखेंगे, कब कब उसमें अमेंडमेंट हुआ था वो भी देखेंगे। प्रादेशिक भाषाओं से तात्पर्य राज्यों की राजभाषाओं से है, ठीक। इसका प्रावधान अनुच्छेद 345 में किया गया है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख जो है 345 और आपका 300
47 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली, जो विधानमंडल है, होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य की सभी या शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा। कहने का मतलब ये है कि राज्य विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली जो भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं का प्रयोग और हिंदी को उस राज्य की सभी या शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा। ये है। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी इस समय 9, जो संघ की राजभाषा है, संघ की राजभाषा क्या है? तो संघ की राजभाषा आपका इस समय हिंदी है। और हिंदी इस समय कितने राज्यों की राजभाषा है? तो 9 राज्यों की, मतलब उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की राजभाषा है। ठीक है, तो 9 राज्यों की संघ की जो राजभाषा हिंदी है, वो संघ की राजभाषा के साथ साथ 9 राज्यों की भी राजभाषा है, जिसमें यूपी उत्तराखंड आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, बिहार आ जाएगा, झारखंड। तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड ये 3 राज्य हो गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान आप याद कर लीजिएगा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली याद कर लीजिए, ऐसे आपको याद हो जाएगा। अनुच्छेद 346 के अनुसार संघ में शासकीय जो संघ है, ठीक है, संघ में 346 के अनुसार शासकीय प्रयोजन के लिए प्राधिकृत भाषा की एक राज्य और दूसरे राज्य, संघ और राज्यों के बीच जो है जो है पत्राचार का माध्यम की भाषा होगी। ठीक है, तो संघ की जो शासकीय प्रयोजन के लिए प्राधिकृत भाषा है, वही आपका एक से अनेक राज्यों में जो पत्राचार होता है, मान लीजिए यूपी जो है कोई पत्र भेज रहा है तमिलनाडु को, तो वो जो है आपका जो शासकीय प्रयोजन के लिए प्राधिकृत भाषा है, उसी भाषा में वो भेजेगा। 347 के अनुसार राष्ट्रपति को राजभाषा के बारे में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति दी गई है। तो राजभाषा के बारे में शक्ति जो है किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है कि कुछ भी निर्देश वगैरह अपना वो दे सकता है। उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा के प्रावधान जो है बताए थे आपको 348 में कहा गया है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों तथा संसद और राज्य विधानमंडल के सदनों में विधेयकों, अधिनियमों और अध्यादेशों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 348 में। ठीक है, इसके अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित ना करे तब तक, मतलब संसद ही विधि द्वारा उपबंधित करेगी कि क्या जो है कौन सी राजभाषा आप प्रयोग करेंगे। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में चलेगी। और मान लीजिए अगर संसद कहे कि नहीं आप जो है मलयालम में कीजिए, ठीक है, तो ही मलयालम में करनी पड़ेगी। तो ये जो है संसद विधि द्वारा, ठीक है, जब तक उपबंधित नहीं करेगा तब तक आप आराम से इंग्लिश में मौज करते रहिए। संसद व राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत विधेयक या प्रस्तावित संसाधनों की बात करते हैं, तो संसद व राज्य विधानमंडलों में जो प्रस्तुत जो विधेयक होते हैं या प्रस्तावित जो संशोधन होते हैं, इनके द्वारा पारित सभी अधिनियम जो होते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा जारी सभी अध्यादेश जितने होते हैं, संसद, ये सब 348 में प्रावधान है। संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन निर्मित सभी नियमों विनियमों के प्राधिकृत पाठ जो है अंग्रेजी भाषा में होगी। तो समझ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा ये है कि उच्च न्यायालय, ठीक है, बता देते हैं आप लोगों को। देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, क्लियर है, यहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग होता है। संसद, राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत विधेयक जो होते हैं या प्रस्तावित संशोधन जो होते हैं, पारित सभी जितने अधिनियम होते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा जारी सभी अध्यादेश जो होते हैं, संसद व राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन निर्मित सभी नियम विनियम प्राधिकृत पाठ सभी अंग्रेजी भाषा में होगा। तो ये सब किस भाषा में हो रहा है? तो ये सब आपका इंग्लिश भाषा में हो रहा है। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, जरा हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। तो भारतीय संविधान की बात हम करते हैं। तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में ये टोटल 14 भाषाएं थी। ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन सी जुड़ी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। 21वां संविधान संशोधन होता है, यहाँ पे सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। और ये पूछा भी जाता है कि संशोधन करके सबसे पहले जोड़ी गई भाषा कौन सी है? तो सिंधी भाषा है। या ये पूछ लेता है कि 21वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 21 के बाद सीधे 71 पे चले जाइए। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है
शॉर्टकट फॉर्म में याद करने के लिए याद रखिएगा नमक, नमक, ठीक है, नमक। ना से आपका हो गया, क्या हो गया, ना से आपका हो गया नेपाली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ना से आपका हो जाएगा यहाँ पे नेपाली, ठीक है। का से आपका हो जाएगा कोंकणी, ठीक है, और आपका माँ से हो जाएगा मणिपुरी। तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा नमक जोड़ा गया, नमक मतलब नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 92 संविधान संशोधन, 21, 71 और फिर 92 में चले आइए। 92 में इसको याद रखेंगे बोडो मास, ठीक है, बोडो मास एक नियम है, बोडो मास से किसवें संविधान संशोधन सिंधी, 71वें संविधान संशोधन से नमक मतलब नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, और 92वें संविधान संशोधन से आपका बोडो मतलब बो से बोडो, डो से डोगरी, माँ से मैथिली और सा से संथाली, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिक है, ये ध्यान रखेंगे याद करने का। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये 3 राज्यों का नाम याद रखिएगा। माँ से मेघालय, माँ से मिजोरम और ना से नागालैंड, यहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है और ये आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। यही प्रश्न पूछ लेता है बार बार कि निम्न में से कौन सी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है, और उसमें इंग्लिश दे देगा, अंग्रेजी दे देगा, अंग्रेजी ही आपका गलत हो जाता है। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। हिंदी में भी संसद का कार्य हो सकता है और या फिर आराम से आप लोग अंग्रेजी में संसद का कार्य किया जाएगा। परंतु जो है संसद का कार्य की बात की है, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष किसी सदस्य को उनकी मातृभाषा में सदन में संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं। जैसे आप देखेंगे गोरखपुर के जो है सांसद है रवि किशन, तो वो भोजपुरी में जो है संसद में बोलते हैं, तो आप अपनी मातृभाषा में भी संसद में बोल सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आया था, 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। इसके द्वारा अनुच्छेद 350 का के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया था। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 350 खा के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। मतलब भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया 350 का में, और 350 खा में क्या किया गया, विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। और ये सब मामला हो रहा है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 351 के तहत जो है संघ को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए निर्देश किया गया है। तो संघ का जो है दायित्व है 351 के तहत कि हिंदी भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, उनका विकास करें और उनका प्रसार करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम स्थानीय स्वशासन कर लेंगे, ठीक है, और इसमें आपका जितने भी मतलब कौन कौन सी समितियां हैं उसको देखा जाएगा, फिर पंचायती राज व्यवस्था आपका बच जाएगा।